हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल विद्याग्राम जीके प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो आज हम लोग जो है सो भारतीय इतिहास घटना चक्र का है, ये बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आज हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका जो है सो पहला क्वेश्चन क्या है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये प्राप्त हुआ आपको जो है मेहरगढ़ से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से, ठीक है। चलिए, तो कहाँ से वो प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से। तो भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन और कृषि का प्राचीन साक्ष्य आपको मेहरगढ़ पाकिस्तान से प्राप्त हुआ। ये मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव, ठीक है। लहुरा देव है, क्या है? लहुरा देव है आपको जो है सो लहुरा देव है। नवीनतम खोज के आधार पर जो है सो साक्ष्य आपको जो है सो कहाँ? संत कबीर नगर लहुरा देव या लहुरा देव भी कहा जाता है आपको। जैसे यहाँ से 8000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक जो है सो आपको क्या कहा जाता है? मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीन कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ था। यहाँ से गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है आपको, जो मेहरगढ़ से किससे साक्ष्य मिले हैं? तो गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कुल्डी हवा है आपको, जैसे कुल्डी हवा है बेलन नदी का तट, ये प्रयागराज जनपद में स्थित है, ठीक है। यूपी में पड़ता है आपको जो सो। तो सबसे यहाँ से दो फैक्ट हमको सबसे इंपॉर्टेंट लगा। सबसे पहला फैक्ट जो है आपको जो सो कि गेहूं का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ। तो गेहूं का साक्ष्य आपको प्राप्त हुआ जैसे लहुआ देव से, ठीक है। और दूसरा चावल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो कोल्डी हवा से। कोल्डी हवा कहाँ पे स्थित है आपको? तब बेलन नदी का तट पर आपको प्रयागराज जनपद में पड़ता है, यूपी में पड़ता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका जो सो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथ युग कहा जाता है? कैल्कोलिथ युग किसको कहा जाता है? ठीक है, कैल्कोलिथ युग। तो ये कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को। किसको कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथ युग कहा जाता है। जिन संस्कृति में तांबे के औजार के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उन्हें प्रायः ताम्रपाषाण संस्कृति कहा जाता है। यानी क्या होता है आपको जो सो ताम्रपाषाण युग में जो है सो, कैल्कोलिथ युग में जो है सो आपको तांबे के औजार और पत्थर के औजार दोनों का जो है सो प्रचलन है, तो इसको ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहा जाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है सो तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो किससे प्राप्त हुआ? नर्मदा नदी से। किससे प्राप्त हुआ? नर्मदा नदी के घाटी से आपको जो है सो प्राप्त हुआ है, ठीक है। नर्मदा नदी के घाटी से प्राप्त हुआ है। तो कहता भारत में मानव जीवाश्म का प्रथम साक्ष्य नर्मदा नदी के घाटी में अवस्थित हथनोर सीहोर मध्य प्रदेश नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो भारत में मानव जीवाश्म का प्रथम साक्ष्य मिला है नर्मदा नदी की घाटी से। ये हथनौर है आपको जगह है, जो आपको जो सो मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। इसका खोज भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के जीवाश्मी विज्ञानी अरुण सोनिक्या, ठीक है, अरुण सोनिक्या द्वारा 1982 ईस्वी में किया गया, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या याद रख सकते हैं? तो यहाँ से हम एक फैक्ट याद रख सकते हैं कि भारत में मानव जीवाश्म कहाँ से मिला है? तो नर्मदा नदी की घाटी से, ठीक है। और इसका खोज किसने किया था आपको जो है सो? तो ये जीवाश्म वैज्ञानिक थे आपको अरुण सोनकिया। इसका खोज किया था आपको 1982 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है आपका जो है सो देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है? तो भीमबेटका कहाँ पड़ता है आपको? महाराष्ट्र में पड़ता, सॉरी मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। चलिए, तो देख लेते हैं भीमबेटका पूरा स्थल यानी पूरा पाषाण काल के मध्य ऐतिहासिक काल तक मानव गतिविधि का केंद्र रहा है, ठीक है। मध्य प्रदेश रायसेन जिले में स्थित है। यानी ये जो भीमबेटका गुफाएं हैं, ये मध्य प्रदेश के, एमपी के आपको कहाँ किस जिला में स्थित है? तो रायसेन जिला में स्थित है, ठीक है। भीमबेटका की गुफाएं से प्रागैतिहासिक, ठीक है, प्रागैतिहासिक चित्रकला के सैकड़ों नमूने मिले हैं। यहाँ
शैल चित्र के प्रमुख विषय सामूहिक नृत्य, रेखा चित्र, मानव कृति हैं, मानव कृति, शिखर और पशु पक्षी, युद्ध और प्राचीन मानव जीवन के दैनिक क्रियाकलापों से जुड़े हैं। अब तक यहाँ लगभग 750 शिलाश्रय की पहचान की जा चुकी है, जिसमें लगभग 500 चित्र पाए गए हैं। ठीक है, तो हम इसमें क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें यह है कि भीमबेटका कहाँ पे स्थित है आपको जो सो, तो एमपी मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये किस जिला में है, तो रायसेन जिला में। ठीक है, यहाँ से अनेक प्रकार के प्राचीन समय के शिल चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जिसके जीवाश्म वैज्ञानिकों के द्वारा जो है सो पहचाना जा सका है, या भूगोल यानी क्या कहते हैं, इतिहासकारों के द्वारा जो है सो इसे पहचाना जा सका है। ठीक है, तो 5वां नंबर क्वेश्चन है आपको जो सो सूची 1 और सूची 2 को आपको जो सो नीचे दिए गए कोड के उपयोग करके मिलाना है। ठीक है, ये कौन सा आपको जो सो जगह किससे संबंधित है। ठीक है, तो चलिए इसको हम मिलाते हैं। तो कहता है आपको जो सो उत्तर नूर कहाँ पड़ता है आपको जो सो, उत्तर नूर पड़ता है तेलंगाना में। कहाँ पड़ता है, तेलंगाना में। ठीक है, इसके बाद है आपको जो है सो चिरांद नगर कहाँ पड़ता है आपको जो सो, चिरांद पड़ता है आपको जो सो बिहार में। चिरांद कहाँ पड़ता है, बिहार में। ठीक है, इसके बाद है गुफकराल कहाँ पड़ता है, तो गुफकराल पड़ता है कश्मीर में। ठीक है, इसके बाद है आपको पायमपल्ली कहाँ पाया जाता है, तमिलनाडु में। पायमपल्ली कहाँ पाया जाता है, तमिलनाडु में। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो सो अगला क्वेश्चन है, तो चलिए इसको हम देखते हैं कि उत्तर नूर पाया जाता है आपको जो सो तेलंगाना में, उत्तर नूर पाया तेलंगाना में, चिरांद पाया जाता है बिहार में, और गुफरकाल पाया जाता है कश्मीर में, और पयमपल्ली पाया जाता है आपको जो सो तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका जो है सो अगला है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया है, तो किस रंग का प्रयोग किया गया हड़प्पा में जो सो, लाल रंग के प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए लाल रंग का प्रयोग किया गया है। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि हड़प्पा निवासी जो है सो उस प्राचीन समय में किस बर्तन का प्रयोग करते थे, तो मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे, मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करते थे, जिस पर लाल रंग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कौन सा, लाल रंग के साक्ष्य। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तन को बनाने में मिट्टी के चौक का भी प्रयोग किया जाता था। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों को दो श्रेणी में, कितने श्रेणी में, दो कैटेगरी में बांटा गया। ठीक है, एक तो बिना डिजाइन का, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन, दूसरे चित्र मृदभाड़। ठीक है, चित्रित मृदभाड़ या मृदभाड़ों के बनाने वाले मिट्टी के रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे रंग का रूप ग्रहण कर लेता है। इन मृद भांडों के ऊपरी हिस्से में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा नीचे हिस्से में काले रंग के विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। ठीक है, तो जो आपको जो है हड़प्पा निवासी जो बर्तन यूज करते थे वो दो तरह का होता था, एक पे डिजाइन रहता था आपको जैसे, एक पे डिजाइन नहीं रहता था, और उसको जो पकाया जाता था तो ऊपरी हिस्सा को लाल रंग से रंग देता था। ठीक है, और नीचे वाला हिस्सा जो होता था वो लाल और भूरा रंग का होता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है सो 13 नंबर क्वेश्चन है, IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की 9 के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा है, तो ये है आपको जो सो 900 वर्ष। यानी कहता है कि 900 वर्षों तक सिंधु घाटी सभ्यता में आपको जो सो वर्षा नहीं हुई, जिस कारण से जो है सो इस सभ्यता की क्या हो गया, अंत हो गया। वैसे सिंधु घाटी सभ्यता के जो है सो अंत होने का बहुत सारा कारण जो है सो इतिहासकारों के द्वारा बताया गया। ठीक है, वर्ष 2018 में IIT खड़गपुर यानी 2018 का ये रिपोर्ट है, IIT खड़गपुर के अध्ययन दल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार लगभग 900 वर्षों तक सूखे जैसी स्थिति सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का एक कारण रही है। ध्यान तब हो कि ऑरेल स्टीन जैसे विद्वानों ने भी हड़प्पा सभ्यता के पतन हेतु जलवायु परिवर्तन प्रमुख माना है। ठीक है, कुछ इतिहासकार आपको जो है सो यानी और भी कारण मानते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें हम मानेंगे। ठीक है, तो IIT आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि IIT खड़गपुर के अनुसार आपको जो है सो क्या कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण क्या था, तो लगभग 900 वर्षों तक वहाँ पे वर्षाएं नहीं हुई थी, सुखाड़ हो गया था, जिस कारण से जो है सो वो सभ्यता क्या हो गई, पतन हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है सो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको जो है सो
अगला है वैदिक काल, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे जो सो वैदिक काल को, ठीक है। तो वैदिक काल में क्या है, वैदिक काल में है निम्नलिखित में से कौन एक ऋग वैदिक युग से संबंधित नहीं है। तो कौन नहीं है, गार्गी संहिता नहीं है, ठीक है। घोष है, गार्गी नहीं है, घोष है, अपाला है और विश्ववारा है, ठीक है। कहता है घोष, अपाला और विश्ववारा, घोष, अपाला और विश्ववारा तीनों ऋग्वैदिक सूक्त यानी मंत्रों की आपको जो है सो क्या कहा जाता है, मंत्रों की दष्टांग स्त्रियां हैं, अतः इन्हें ऋग्वैदिक युग से संबंधित माना जाता है। किसको, घोष को, अपाला को और विश्वस्वरा को, ठीक है। ये तीनों को ऋग्वेद से संबंधित माना जाता है, अतः इन्हें ऋग्वैदिक युग से संबंधित माना जाता है। इनके विपरीत गार्गी उत्तर वैदिक या उपनिषद युग की दार्शनिक न कि ऋग्वैदिक युग की माना जाती। यानी गार्गी किस युग के थे, तो ये थे आपको जो सो उत्तर वैदिक युग के या उपनिषद युग के भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका जो सो अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। तो उस समय प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी, तो राजगृह थी, ठीक है। कहता है प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान राजगृह वर्तमान राजगीर के नाम से इनको जाता था, प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। यानी किस साम्राज्य की राजधानी थी, तो मगध साम्राज्य की। मगध का पहला राजवंश बृहदत्त वंश था, बृहदत्त वंश था। बृहदत्त का उल्लेख ऋग्वेद से प्राप्त हुआ है, किससे प्राप्त हुआ, ऋग्वेद से, ठीक है। चलिए यानी सबसे प्राचीन वेद भी कौन सा है, तो ऋग्वेद की है। अब वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अयुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। अब भारतीय संगीत का जनक जो सो किस वेद को कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है, ठीक है। तंत्र मंत्र और जो है सो इसका उल्लेख किसमें किया गया है, अथर्ववेद में किया गया है। और सबसे बाद का वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद है। तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग को याद करना होगा, याद रखना होगा। तो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको जो सो। तो ये ऋग्वेद का कौन सा मंडल है जो सोम को समर्पित है, तो ये है आपको 9वां मंडल, ठीक है। यानी ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। कितने मंडल है, तो इंपॉर्टेंट है आपको जो सो इसको याद रखें कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, जिसमें 9वां मंडल जो है सो आपको यानी देवता सोम को समर्पित है, ठीक है। नवम मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित है। सोम आर्यों का मुख्य पेय था। सोम क्या था, एक सोम रस था जो उस समय आपको जो सो क्या था, पेय पदार्थ था, जिसे मंजुवंत चोटी से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10 मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख मिला है, ठीक है। चारों वर्णों की उत्पत्ति का जो है सो मिला है। यानी वर्ण कितने थे उस समय, तो 4 थे। कौन कौन वर्ण थे, ये आपको जो सो आप लोगों को बताइएगा, ठीक है, कमेंट में। तो चलिए आगे क्वेश्चन हम जो सो देखते हैं, ठीक है। ऋग्वैदिक संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है, तो ये है आपको जो सो सोम और इस पेय पर नामकृत देवता को, ठीक है। ये जो 9वां मंडल है आपको जो सो सोम देवता को समर्पित है। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अगला है कि गायत्री मंत्र का किस पुस्तक में मिलता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, तो गायत्री मंत्र मिलता है आपको ऋग्वेद। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, तो ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक है। तो अगला है आपको गायत्री मंत्र ऋग्वेद से उल्लेखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र है। यानी आपको पूछ सकता है कि गायत्री मंत्र का रचना किसने किया था, तो विश्वामित्र ने किया था। यह मंत्र ऋग्वेद के तीसरे यानी तृतीय मंडल में वर्णित है। यह श्रुत यानी सूर्य देवता को जो है सो समर्पित है। यानी ये जो है आपको जो सो गायत्री मंत्र किस देवता के लिए लिखा गया है, तो ये लिखा गया आपको जो सो सूर्य देवता के लिए। किसके द्वारा लिखा गया है, तो विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो सो किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्भूत हुई है, तो ये हुआ है आपको जो सो धर्मशास्त्र के समय में। किसके समय हुआ है, धर्मशास्त्र के समय में जो है सो ये छुआछूत की ये है आपको जो सो, ठीक है। अगला है आपको जो है सो अगला क्या है, धर्मशास्त्रों के समय में सूत्र काल में 4 वर्णों, ये 4 वर्ण कौन से हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। तो इम्पोर्टेंट है, वर्ण की संख्या कितनी थी उस प्राचीन समय में, तो 4 वर्ण थे। कौन कौन से वर्ण थे, ब्राह्मण था आपको, क्षत्रिय था, वैश्य था और शूद्र था। इसके अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियां तथा
उपजातियाँ जैसे निषाद, मगध, विदेह, रथकार आदि का अभिभाव अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने दो प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्विष्ट और अनिर्विष्ट। इसमें पहले के प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आपको जो है सो भारतीय उप महाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? तो लोहे का प्रयोग आपको जो है सो कब शुरू हुआ? ठीक है, तो इसको देखते हैं। आपको जो है सो प्रायः 900 ईसा पूर्व, 1200 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको जो है सो ई है, चूँकि इसके जो एक्यूरेट आंसर है ये इसमें नहीं है। यानी एक्यूरेट जो भारतीय उपमहाद्वीप में प्रयोग किया गया लोहा का, ये लगभग जो है सो 1600 ईस्वी से 1200 ईसा पूर्व के लगभग में आपको जो है इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, देखिए, तो भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग प्रारंभ के विषय में विद्वानों में मतभेद है। ठीक है, एक यानी एक्चुअल डेट किसी को नहीं पता है, या एक्चुअल शताब्दी भी नहीं पता है। ठीक है, फिर भी अनुमान के आधार पर जो है सो एक डिसाइड किया गया है। कुछ विद्वानों का मत है कि विश्व में सर्वप्रथम हित्ती नामक जाति ने ही लोहे का प्रयोग प्रारंभ किया था। यानी कुछ विद्वान कहते हैं कि हित्ती नामक जाति थी जिन्होंने सबसे पहले विश्व में क्या किया? लोहे का प्रयोग किया। ठीक है, और इनके पश्चात ही विश्व के अन्य देशों में इसका प्रचलन हुआ, जबकि थाईलैंड के बोन चियोंग नामक पुरास्थल की खुदाई से ढले हुए लोहे का प्राप्त हुआ है, जिसकी स्थिति लगभग 1600 से 1200 ईसा पूर्व के लगभग निर्धारित हुई है। भारत में नर्म लोहे राजस्थान के द्वाब क्षेत्र लोहा कृष्ण लोहित मृदभाट से प्राप्त हुआ है, जिसकी संभावित तिथि आपको 1400 ईसा पूर्व लगभग है। यानी भारत में जो पहला लोहा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है ये कब हुआ है? आपको जो 1400 ईसा पूर्व के लगभग में। सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 से 600 ईसा पूर्व के ग्रंथ में हमें इस धातु के स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होते हैं। अथर्ववेद में लोहे का उल्लेख श्याम आयास, ठीक है, श्याम अयस के रूप में प्राप्त होते हैं। इसमें लोहे के बने हुए फल का भी उल्लेख प्राप्त हुआ है। अंतरजी खेरा, ये उत्तर प्रदेश में एक जगह है कि उत्खनन में गेहूँ, जौ, चावल के अवशेष अब जो चावल के अवशेष साथ साथ प्राचीन कृषि उपकरणों का भी प्राप्त हुआ है। पुरातत्वविदों ने इसका काल लगभग जो है 1000 ईसा पूर्व निर्धारित किया है, जो अधिकांश विद्वानों के द्वारा स्वीकृत किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोगजोइक का महत्व इसलिए है कि, यानी ये आपको किस लिए है? तो वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। ये जो आपको बोगजोइक आपको जो सो अभिलेख प्राप्त हुआ वहाँ से आपको जो सो उसमें क्या है? तो वैदिक देवता और देवताओं का वर्णन, देवी और देवताओं का वर्णन मिला है। ठीक है, चलिए आगे है आपको जो सो बोगजोइक एशिया माइनर इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख है जिसके नाम आर्यों जैसे और जो संधियों के साक्ष्य रक्षा, इंद्र, मित्र, अरुण, क्या कहता है, अरुण और नृत्य देवताओं का आह्वान किया गया है। ठीक है, चलिए आगे है आपका जो सो बौद्ध धर्म। अब हम लोग जानेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था आपको जो सो लुम्बिनी में। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। बोध गया बिहार में वैशाखी पूर्णिमा की रात को जो है सो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। काशी के ऋषिपतन या मृगदाव सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। यानी यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट हमको क्या मिला? तो हमको मिला कि महात्मा बुद्ध का जन्म आपको 563 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। और इनको ज्ञान की प्राप्ति जो सो वैशाखी पूर्णिमा के दिन आपको जो सो हुआ था। ठीक है, तो अगला है आपको जो सो इन्होंने जो पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। और इस घटना को क्या कहा जाता है? तो इस घटना को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहते हैं इसको? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। कुशीनगर में उनका निर्धन हुआ। और ये जो थे आपको गौतम बुद्ध, इनका जो है सो मृत्यु कहाँ हुआ? तो कुशीनगर। ये कुशीनगर कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जिसे बौद्ध धर्म में जो है सो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, यानी
जो पहली उन्होंने उपदेश दिया था उस घटना को क्या कहते हैं, धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। और इनको जो मृत्यु है उनकी घटना को क्या कहा जाता है, तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका जो है सो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन जो है सो किस स्थान पर दिया, यानी पहला उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट है आपका जो है सो अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो ये आपको दिया सारनाथ में। ठीक है, चलिए अगला है बोध गया में किससे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ये हुआ आपको जो सो गौतम बुद्ध को। किसको हुआ ज्ञान की प्राप्ति, तो गौतम बुद्ध को हुआ। ठीक है, चलिए अगला है आपको जो है सो बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटना और उससे संबंधित 4 स्थानों का उल्लेख है। यह 2 स्तंभों में अंकित है, आपको इनका सुमेल करना है। ठीक है, तो हमको इसको क्या करना है, सुमेल करना है। पहला जन्म, तो जन्म कहाँ हुआ था आपको जो सो लुम्बिनी में हुआ था, यानी एक का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक ना, यानी कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था, तो एक का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा लुम्बिनी में। ठीक है, इसके बाद है आपको जो है सो ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था आपको जो सो, तो बोध गया में हुआ था, तो 2 का 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपको जो सो प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, सारनाथ में दिए थे। ठीक है, और निर्धन कहाँ हुआ था, कुशीनगर में। कहाँ हुआ था, कुशीनगर में। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो वही चीज़ यहाँ दिया हुआ है कि ये गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था आपको जो सो लुम्बिनी नेपाल में, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, और प्रथम प्रवचन दिया था सारनाथ में जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। निर्धन हुआ था आपको जो कुशीनगर में, और जिसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है इस घटना को। ठीक है, कौन सी बौद्ध संगीति में बिहार में आयोजित नहीं किया गया था, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ, तो चतुर्थ नहीं किया गया था। चतुर्थ कहाँ किया गया था, ठीक है, तो चतुर्थ किया गया था आपको जो कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। ठीक है, कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। तो चलिए प्रथम बौद्ध संगीत के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद राजगिरी आधुनिक राजगीर के पास सप्तकर्णी गुफा में आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था, सप्तकर्णी गुफा में आयोजित किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीत प्राचीन वैशाली नगर में आयोजित किया गया था। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट है आपका जो है सो तो तृतीय बौद्ध संगीत सम्राट अशोक के संरक्षण में जो सो पाटलिपुत्र में किया गया था। कहाँ किया गया था, पाटलिपुत्र में किया गया था। ठीक ना, यानी पहला किया गया था आपको जो सो कहाँ पे, बोध गया में, दूसरा कहाँ गया था, वैशाली में, तीसरा कहाँ गया था, पाटलिपुत्र में, चौथा कहाँ हुआ, तो कुंडलवन कश्मीर में। तो इस प्रकार हम याद रखेंगे। ठीक है, आज गया था चतुर्थ बौद्ध संगीत प्रायः जो है कश्मीर में कुंडलवन में हुई थी। एकमात्र चतुर्थ बौद्ध संगीत ही ऐसी संगीति है जो बिहार में आयोजित नहीं हुआ था, अतः यही विकल्प आपको क्या है, सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है सो 7वां नंबर क्वेश्चन है अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किस नगर में किया गया था, तो किसके शासनकाल में किया गया था, तो अजात शत्रु के शासनकाल में। कहाँ किया गया था, तो राजगीर में किया गया था। ठीक ना, चलिए अगला है, आगे है आपका जो है सो प्रथम बौद्ध संगीत बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगीर में, यानी वर्तमान में राजगीर कहा जाता है, कि सप्तकर्णी गुफा में हुआ था। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। ठीक है, इस संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था, यानी ये जो बौद्ध संगीत थी इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो महाकश्यप ने किया था। तथा इस बौद्ध में प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें सूत और विनय नामक 2 पिटक में विभाजित किया गया। ठीक है, आनंद तथा उपालिक बौद्ध विनायक के प्रमाण माने जाते हैं। ये जो आनंद और उपालिक है आपको जो सो भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका जो सो 8वां नंबर क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे, तो अब ये पढ़े आपको कौन थे, महाकश्यप थे। ठीक है, ये कहाँ हुआ था, तो राजगीर में हुआ था। किसके शासनकाल में, तो अजातशत्रु के शासनकाल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका जो सो 9वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित किया गया था, तो राजगीर में किया गया था। कहाँ किया गया था, राजगीर में। ठीक ना, 10वां नंबर क्वेश्चन है आपको भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, यानी भगवान की बुद्ध के मृत्यु के बाद जो पहला आपको बौद्ध संगति हुआ था वो हुआ था राजगीर में। ठीक है, अजातशत्रु के शासनकाल में इसकी जो है सो अध्यक्षता किसने किया था, महाकश्यप ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका जो है सो 11 नंबर क्वेश्चन है आपका जो है सो
कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? तो ये कश्मीर में किया गया था। और ये कौन सा बौद्ध संगीति था? तो चौथा बौद्ध संगीति था। ठीक है, चौथा नंबर बौद्ध संगीति था, ये भी हम इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये है आपको जो सो बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम बौद्ध सभा कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था। यानी चौथी बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने किया था? तो वसुमित्र ने किया था। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया और प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखे गए। कनिष्क ने इन्हें ताम्रपत्रों पर खुदरवा कर एक स्तूप में रखवाया। ठीक है, त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं भाष्यों को विभाषा शास्त्र कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि पहली बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगिरी में सप्तकर्णी गुफा में हुई थी। ठीक है, इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इसकी अध्यक्षता में तब महाकश्यप की अध्यक्षता में की गई थी। द्वितीय बौद्ध संगीत कालाशोक के शासनकाल में आपको जो है सो किया गया था। ठीक है, लगभग 100 वर्षों पश्चात वैशाली में, कहाँ किया गया था? वैशाली में हुई थी। इसकी अध्यक्षता आचार्य सवा कमीर था या सर्वकामनी भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था जिसे हम लोगों ने जाना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है सो 12 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर में आयोजित किया था? तो अभी आपको हम लोग पढ़े हैं कनिष्क ने। किसने किया है? कनिष्क ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो है सो अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? तो अशोक के शासनकाल में किया गया था आपको जो सो पाटलिपुत्र में। कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र में। ये कैमा नंबर का था आपको जो है सो नहीं, तो ये आप लोग हमें बताएंगे। कहता सिहली अनुश्रुति दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में मोगली पुत्र तिस्त की अध्यक्षता में जो है तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। तो हम लोग याद रखेंगे, पहला राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा आपको कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है आपका जो सो 14 नंबर क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध संगीत किस स्थान पे हुई थी? तो अभी हम लोग पढ़े हैं पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका जो है सो, तो दोस्तों वीडियो आप लोग तक हम कंटेंट पहुंचाते हैं, तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारा नए जो अगला वीडियो होगा वो आप तक पहुंच सके, और इसी प्रकार हम आपको जो है सो कंटेंट देते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है आपको जो है यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपको कुशीनगर में। कुशीनगर कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। ठीक ना, और ये कौन सी घटना है? तो भगवान बुद्ध के मृत्यु से संबंधित घटना है। यानी भगवान बुद्ध के मृत्यु की घटना को क्या कहते हैं? तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक ना, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश आपको सारनाथ में दिया। उसके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगिरी, वैशाली तथा कौशल राज्य गए। सबसे अधिक बुद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज्य में हुआ। किस में हुआ? कौशल राज्य में। कौशल नरेश प्रसेनजित ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण कर ली। ठीक है, वहाँ के जो राजा थे आपको जो है सो कौशल के, प्रसेनजित, उन्होंने सभी परिवार सहित जो है सो बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण कर ली। अपना विचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे। यहाँ वे चुंद नामक लुहार की अम्रवाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को शुकर मदद खाने को दिया। ठीक है, उसने बुद्ध को क्या दिया? शुकर मदद खाने को दिया। इससे उन्हें रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इससे वेदना के बाद भी वे कुशीनगर मल्ल राज की राजधानी पहुँचे। यहीं 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्हें शरीर त्याग दिया। बौद्ध धर्म में इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, अगला है आपको जो सो त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो ये है आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, और पिटक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट है आपका जो है सो अगला है। ठीक है, कि त्रिपिटक बौद्ध धर्म
ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं का संकलन किया गया। तो किसका संकलन? शिक्षाओं का संकलन किया गया, 3 भाग में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं, ठीक है। विनय पिटक, हाँ, संघ संबंधी जो है सो नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों का संग्रह है, किसमें? विनय पिटक में, ठीक ना। दूसरा है आपको सूत पिटक। दूसरा क्या है आपको? सूत पिटक, ठीक है। दूसरा क्या है? सूत पिटक, ठीक ना। सूत पिटक है आपको जिसको, इसमें महात्मा बुद्ध और उसके प्रिय शिष्य के द्वारा दिए गए उपदेशों का संग्रह है। तीसरा है अभिधम्म पिटक, इसमें बुद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत है। क्या है? बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत है आपको जो है सो इसमें दिया गया, ठीक ना। नेक्स्ट है अगला, निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये है देवी देवताओं की मूर्ति पूजा करना, ठीक है। ये मुख्य अंतर है आपको जो है सो देवी देवताओं के मूर्ति पूजा करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका जो है सो बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय को मानने वाले मूर्ति पूजा नहीं करते, यानी जो भी व्यक्ति बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय को मानते हैं वो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। जबकि महायान संप्रदाय में बुद्ध को देवता मानते हो, उनकी मूर्ति की पूजा की जाने लगी। यह बौद्ध धर्म के दोनों संप्रदाय में मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका जो है सो बौद्ध में बौद्धित्व वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। किस पीढ़ी का है? तो ये आपको कहता है, ठीक है। तृतीय पीढ़ी है या आपको जो है सो चतुर्थ पीढ़ी है, षष्ठम पीढ़ी है, या कौन सा है? तो बौद्ध मंदिर स्थित वर्तमान बौद्धि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। हैंसॉन्ग के अनुसार उस मूल वृक्ष को सातवीं शताब्दी सम्राट शशांक के नष्ट कर दिया था। इसके बाद इस स्थान पर कई और वृक्षारोपण हुए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देखते हैं वह पंचम पीढ़ी का वृक्ष है। कौन सा है? पंचम पीढ़ी का। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। किसने लगवाया था? अलेक्जेंडर ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह से संरक्षित है, केवल इसे गिरी हुई पत्ती को ही छूने व उठाने का अधिकार है। यह अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, 1 बार पुष्यमी शुंग एवं 1 बार पुरवर्मा, अंत में कनिंघम द्वारा लगवाया गया। अतः यह 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है, यानी इसका जो जो वर्तमान में है आपको जो है सो वो है आपको 6ठी पीढ़ी का, ठीक ना। तो ये आपका हो जाएगा, इसका आंसर आपको जो है सो सी नहीं डी होगा, षष्ठम पीढ़ी, ठीक ना। ये हो जाएगा षष्ठम पीढ़ी, ठीक है। चलिए देखिए अगला है आपको जो सो चीनी यात्री सुंग युंग ने भारत की यात्रा की थी। कब किया था? तो 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के दरमियान, ठीक है। चीनी यात्री सुंग युंग 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा के उपरांत बौद्ध धर्म की प्रतियों के साथ चीन लौट गए, यानी बौद्ध धर्म के कुछ आपको जो है सो उपदेश यहाँ से जो लिखा हुआ था वो लेकर के गए, ठीक है। अगला है आपको गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो ये हुआ कनिष्क के समय में। किसके समय हुआ? कनिष्क के समय। कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीत बौद्ध धर्म हीनयान महायान नामक 2 स्पष्ट स्वतंत्र समुदायों में विभक्त हो गया, ठीक है। संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा बुद्ध देवता माना गया, उनकी पूजा करने लगी। इसी के साथ अनेक बोधितत्व पूजा भी प्राप्त शुरू हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका जैसो वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिष्कर्मण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया, वे कौन थे? ठीक है, तो ये थे आपको जो सो कौन थे? ठीक है, तो ये है आपको जो है सो ये जो थे ये है आपको कौंडल्य एवं कालदेव है, आनंद एवं अश्वघोष है और अलवार कलाम तथा रुद्रक दामन पुत्र है।
तो ये जो है आपको जो सो अलार कलाम, ठीक है, क्या है, अलार कलाम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका जो सो अगला क्वेश्चन है, यानी देखिए, महाभिष्कर्मण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध अलार कलाम ने आश्रम में पहुँचे तथा उन्होंने दीक्षा ली। अलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या किया, किंतु वे उन्हें संतुष्ट नहीं हुए। अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे। किसके थे? सांख्य दर्शन के आचार्य थे। अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। अतः अलार कलाम व रुद्रक रामपुत्र से महात्मा बुद्ध ने पहले ज्ञान की प्राप्त किया। इसमें एक इम्पोर्टेंट है कि महाभिष्कर्मण क्या है, ठीक है। तो ये जो है गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को जो सो महाभिष्कर्मण कहा जाता है, ठीक ना। चलिए अगला है आपको जो सो 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो ये आत्मदमन जो सो ये समान नहीं है, ठीक है। यानी तप, आत्मदमन और भोग की अति का परिहार या मध्यम मार्ग का अनुसरण न केवल बौद्ध धर्म में किया गया है, जैन धर्म में नहीं। जबकि वेदों की प्रामाणिकता के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता तथा निषेध, प्राणियों की अहिंसा का निषेध दोनों धर्मों में किया गया है। यानी कहता है आपको जो सो प्राणी की हत्या नहीं करना, ये दोनों ही धर्म में कहा गया है, ठीक है। चलिए नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था। ये आपको जो है सो बौद्ध धर्म का, किस धर्म से संबंधित था आपको जो सो? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला है आपको जो सो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए विश्वविख्यात है। 5वीं शताब्दी ईसा के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया, ठीक है। सर्वप्रथम कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय बिहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने बिहार को दान दिया, ठीक है। तो आज हम लोग जो है सो यहाँ तक किए हैं। तो आशा करते हैं आपको हमारा जो वीडियो है अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इससे आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।